दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस की 5वीं सीरीज चलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साइंस की 5वीं सीरीज। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं साइंस में फिजिक्स का एक दमदार चैप्टर। दोस्तों आज मैं लाया हूं लाइट, साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जल्दी से पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए। देखिए समय नहीं है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम जो है प्रैक्टिस बड़े स्पीड में करा रहे हैं, क्योंकि यहां पर विथ टाइमर प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, यानी टाइम बहुत जरूरी है। टाइम मैंने देखा कि बिना टाइम का अनायास का 30 क्वेश्चन पढ़ाने में पता चल रहा है घंटे भर लग जाते हैं। नहीं, घंटे भर नहीं लगाना है, बिल्कुल कम समय लगाना है। 30 क्वेश्चन तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर भी मेरा वीडियो बढ़ करके 20-22 मिनट चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है, एक एक पोर्शन समझाना पड़ता है। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा सा और तेजी लानी है ताकि आपकी स्पीड में और ज्यादा सुधार हो। आज 5वां दिन है यार, 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तो थोड़ा सा और स्पीड बननी ही चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी पहले वीडियो को शेयर कर दो। साइंस की सीरीज डेली शाम को 5 बजे दी जा रही है। इसके अलावा सुबह में 11 बजे जीके जीएस की सीरीज और रात में 11 बजे ठीक है वन लाइनर क्वेश्चन अभी आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट, यहां पे जल्दी से आ जाओ और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत भूलना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो समय दे दिया जाए आप सभी को। चलिए, समय बहुत आवश्यक है, समय बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहले मैं आज पढ़ने के लिए समय दूंगा, बाद में क्वेश्चन हल करने के लिए 10 सेकंड अलग से दूंगा। ठीक है, सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है। दोस्तों चाहे सूर्यास्त की बात कर ले चाहे सूर्योदय की बात कर ले, दोनों ही कंडीशन में सूर्य हमें गहरा लाल रंग का या फिर नारंगी रंग का प्रतीत होता है। क्यों होता है वो बताना है। पहला लिख रहा है कि दिन के अंत में वह जब से ज्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि सूर्यास्त की बात कर रहा है, या केवल नारंगी रंग लाल प्रकाश सुसज्जित करता है, या सायंकाल में उसकी अधिक हीलियम हो जाता है, हीलियम की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, या उसके प्रकाश को ज्यादा वायुमंडल मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं बाद, और हमारे पास जो पहुंचता है वो लाल रंग पहुंचता है। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है। अब जल्दी से आप सभी उत्तर दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए वैसे तो मैं बता दूं, ठीक है, आपके पास समय बिल्कुल कम है, 10-15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इस वजह से समय आपको थोड़ा सा बढ़ा के दिया जा रहा है। सूर्यास्त की बात कर रहा है। चलो समय सीमा ही समाप्त होती है आपकी। मैं बता दूं दोस्तों, अगर पृथ्वी की बात करें तो चाहे सूर्यास्त की बात कर लें चाहे सूर्योदय की बात कर लें, दोनों ही समय में सूर्य क्या होता है, ये पृथ्वी से कुछ ज्यादा दूरी पर होता है और इसको तिरछा आना पड़ता है, इसके प्रकाश को तिरछा आना पड़ता है, तो वायुमंडल ज्यादा मोटा हो जाता है और उसे भेद करके आने में कठिनाई होती है। ऊपर से जो अन्य रंग होते हैं वो इसलिए हट जाते हैं वहां से क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं। यहां पर प्रकीर्णन की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखिए वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, बचता है केवल लाल रंग। ठीक है, क्योंकि विबग्योर में आपने देखा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, तो लाल रंग ज्यादा दूरी तक जो है तय करता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताओ दोस्तों, जल्दी से फटाक से अगला क्वेश्चन बता दो। चलो अगला बताओ, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, सीधा खड़ा और वास्तविक बनता है, आभासी और सीधा खड़ा बनता है, बढ़ा हुआ और वास्तविक बनता है। दोस्तों पूछ रहा आंख के रेटिना पर, ठीक है, रेटिना नहीं होता है, रेटिना होता है, रेटिना। आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, समय आपका समाप्त हो चुका है। आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, तो जो लोग भी यहां सीधा खड़ा और वास्तविक कर रहे हैं, अरे भाई रेटिना की बात कर रहे हैं, सीधा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इसके बारे में। लिख रहा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरती हैं उसके बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे परिवर्तित होकर कचाव द्रव, ये जो सफेद वाला हिस्सा होता है आंख में ना, इसी को कचाव द्रव कहा जाता है, उससे होती हुई जब रेटिना पर पड़ती हैं तो वहां पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे याद रखिएगा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, चलो अगला बताओ।
अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रहा है मृग तृष्णा। क्या दे रहा है? मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा जिसे मरीचिका भी बोलते हैं, ये वही वाली घटना दोस्तों जब रेगिस्तान में हमें क्या दिखता है, दूर से जल दिखाई देने लगता है और लोग रेगिस्तान में घूमते घूमते फंस जाते हैं। ठीक है, तो मृग तृष्णा बताना है कि किस वजह से होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। किस वजह से? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमारी आंखों को ऐसा पता चलता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी दूर से देखने पर आपको लगेगा जल है, जब पास जाएंगे तो पता चलेगा जल वल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। लिख रहा गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, ये मृग तृष्णा ही होता है। ठीक है, इसको मरीचिका भी कहते हैं। कह रहा गर्मी के दिनों में वायु की विभिन्न परतें जो कि नीचे की ओर विरल हो जाती हैं, ये किरणें अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर चली जाती हैं और अभिलंब से दूर जाने की वजह से ही वहां पर मृग मरीचिका हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर देके दिखाओ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, पानी में हवा के बुलबुले कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तल लेंस के जैसा, अवतल लेंस के जैसा या उभयोत्तल के जैसा? मुझे पता है ज्यादातर लोग उभयोत्तल पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ, जल्दी से बताइए। पानी में पानी में हवा के जो बुलबुले हैं ये कैसे नजर आते हैं दोस्तों? तो याद रखिए अवतल लेंस, यहां पे दूसरा लेंस मत करिएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए समय बहुत आवश्यक है। पहले मैं आपको समय के साथ प्रैक्टिस नहीं कराता था, लेकिन अभी मैं एकदम नियम बनाना चाहता हूं, नियमबद्ध करना चाहता हूं कि नहीं समय आवश्यक है। जब तक समय नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, कठिन ज्यादा नहीं है, कठिन हो सकता है आपको देखने में लगे। अगला बताइए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? ऐसा उपकरण जो सूर्य की तीव्रता को मापता है, जल्दी बताओ। बैरोमीटर जो दे रहा है दोस्तों ये तो वायुदाब को मापने वाला है, एक्टियोमीटर, क्रेस्कोग्राफ और एस्ट्रोमीटर। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो एक्टियोमीटर और क्रेस्कोग्राफ दे रहा है दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टियोमीटर से याद रखिए ये मापा जाता है सूर्य के किरणों की तीव्रता, और क्रेस्कोग्राफ से दोस्तों ये पौधों की हाइट मापने के काम आता है। ठीक है, बाकी एस्ट्रोमीटर तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, यहां पर एक्टियोमीटर हो जाएगा, इससे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। बाकी अगर पौधों में वृद्धि मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। बाकी बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है, चलो आगे बताओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रमन प्रभाव की उन्होंने खोज किया था, रमन इफेक्ट की। लेकिन यहां पर रमन इफेक्ट जैसा कुछ दे नहीं रहा है। अब देखिए, यक्ष किरणों के अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, जैसे कि रमन प्रभाव। हाँ, तो क्या ज्यादातर लोग बताने वाले हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये उत्तर क्या है? गलत है। याद रखिए ये प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसी को हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नमन प्रभाव। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में दोस्तों इनको क्या मिला था? नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ाया गया विबग्योर के बारे में। किसके बारे में? विबग्योर। एक्सप्रेस क्लास चल रही है। ठीक है, शुरुआती समय की चिंता मत करिए, तब जब आया समय गया। अभी एक्सप्रेस का क्लास चल रहा है, ऐसे ही फटाफट क्लास चलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वायलेट रंग है, इंडिगो रंग है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसमें से लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य कहां का होता है? वो वायलेट का होता है। इसीलिए दोस्तों तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, इसीलिए जो सिग्नल बने होते हैं वो लाल रंग के बने होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से। लाल और पीकॉक ब्लू रंग मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? उत्तर दो यार, उत्तर दो, हमेशा पूछना पड़ता है। इंतजार करते हो जब देख के नाम लेंगे तब बताओगे आप लोग। हाँ, क्या करते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। लाल रंग और पीकॉक ब्लू, ये दो रंगों को मिलाकर के कौन सा रंग बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें प्राथमिक रंग की, देखिए रंगों में प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह के रंग होते हैं, जिसमें आता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू को प्राथमिक रंग कहा जाता है, रेड ग्रीन और ब्लू को।
इसके अलावा बाकी के रंग क्या होते हैं, द्वितीयक में आते हैं। लेकिन यहां पर याद रखेंगे लाल रंग क्या है, प्राथमिक रंग है, और पीकॉक ब्लू क्या है, यह आपका द्वितीयक रंग है। और ये दोनों मिलकर के सफेद रंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये सफेद रंग बनाएंगे। मुझे पता है ज्यादातर लोग काला टिक कर रहे हैं, गलत है। काला पीला हरा मत करिए, यहां पर सफेद रंग हो जाएगा। और सफेद इनका पूरक रंग कहा जाता है। क्या हो जाता है, पूरक रंग। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सफेद होगा। काला मत करिएगा, सफेद उत्तर है। सफेद सफेद सफेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, समय आपका चल रहा है अभी भी। चलो बताओ, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ड सबसे कम विचलित होता है। कौन सा वर्ड है जो सबसे कम विचलित होता है? अरे सबसे कम वही विचलित होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। और आपने पढ़ा है विबग्योर, विबग्योर का फार्मूला क्या करता है, किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, लाल रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग का जो यहां पर विचलन है ना, वो सबसे कम विचलन होता है। क्या होता है, सबसे कम विचलन होता है। तो यहां पर लाल क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं चाहिए हमको, गलती किसी भी हाल में नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बताओ, आगे बताओ। कह रहा समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है। समुद्र में जल, अरे समुद्र का रंग हो गया, आसमान का रंग हो गया, सब तो नीला दिखता है। किस वजह से नीला दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। सही है, ठीक है, तो याद रखिए। फिलहाल एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा समुद्री जल की अशुद्धियों के द्वारा, मारो गोली यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समुद्री जल द्वारा नीले आसमान का परावर्तन किया जाता है। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता, परावर्तन वाला मामला नहीं। नीले रंग को छोड़ करके शेष रंग समुद्री जल के अणु को अवशोषित कर लेते हैं, ये भी गलत है। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, तो ये एक पल के लिए मान सकते हो सही। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन, उसी की वजह से आसमान भी नीला दिखाई देता है और समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो छोटे छोटे कण उसे विसरित कर देते हैं, फैला देते हैं, और वही जो है नीला रंग का जन्म देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे तो सुन सकते हैं, जब प्रकाश अणुओं, परमाणुओं और छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अणु, परमाणु और धूल के कण, छोटे छोटे कण विद्यमान है। अतः जब सूर्य के प्रकाश जो 7 रंगों में बटा होता है वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि क्षितिज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसका कारण क्या है? क्षितिज माने जानते हैं, जहां से उगता वहां पर और जहां सूर्यास्त होता वहां पर, इन दोनों स्थान पर ये बड़े दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? लिख रहा प्रकाशीय व्यतिकरण, अपवर्तन, आकृतियों के वास्तविक परिवर्तन या फिर परावर्तन। तो दोस्तों याद रखेंगे, पता है इसी कारण ऐसा भी होता है, ये क्षितिज की वजह से ही, कि सूर्य हमें अपवर्तन की वजह से आधा डिग्री ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से 2 मिनट पहले सूर्योदय होता है और 2 मिनट बाद सूर्यास्त के, मतलब सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य हमें दिखने लगता है, और सूर्यास्त के भी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य हमें दिखता रहता है। वो आधा डिग्री का अंतर होता है, और वो अंतर होता है अपवर्तन की वजह से। तो उसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए बता रहा है, कह रहा वायु के अपवर्तनांक के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से आधा डिग्री ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य क्या होता है, दिखाई देता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बता दो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, अगर माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, तेजी से घटने लगेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर ताप का वेग बढ़ रहा है। एक बात बता दूं, ताप का वेग बढ़ने घटने से प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्रकाश है, वो निर्वात में भी चलता है, उसको ताप वाप का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, मूर्ख बनाने के लिए दिया आपको कि आप गलतियां करें। ठीक है, यहां पर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी माध्यम का ताप बढ़े घटे कुछ भी हो, उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्दी से वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो ताकि और भी ज्यादा मजा आ जाए। जल्दी से शेयर करो मेरे भाई। देखो बहुत मेहनत किया जा रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा मेहनत हो जा रही है? यह मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। निवेदन है दोस्तों, मुझे नाराज मत करिए प्लीज। आप लोगों से बड़ी अपेक्षा है, और अपेक्षा खाली इतनी है कि आप वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए, बस इतनी अपेक्षा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहता मैं। ठीक है, मन लगा के पढ़िए और पढ़ाइए। ठीक है, तो याद रखिए, यहां पर अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखो, प्रकाश को
ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए दे रहा है, कह रहा है प्रकाश का दो अलग स्वरूप है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप है, वो स्वरूप कौन सा है? ये अपने आप में बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आप कर नहीं पाओगे। ले लो 20-25 सेकंड ले लो, नहीं बता पाओगे। और बताओ, देखो देखो देखो, बताइए बताइए, उत्तर बताइए। मुझे पता है गलतियां कहां पर होगी। देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप सोच ही नहीं सकते हैं। सुनिए, प्रकाश के दो स्वरूप माने गए, कौन से? विवर्तन और अपवर्तन। पता है क्यों? क्योंकि विवर्तन में यह कहा गया है कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, वहीं परावर्तन में यह माना गया है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर के बना है। तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, ठीक है, कण और तरंग, ठीक है। इसीलिए प्रकाश के दो स्वरूप माने गए, कण वाला स्वरूप और तरंग वाला स्वरूप। तो विवर्तन और परावर्तन याद रखेगा। ज्यादातर लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी ढेर सारा उत्तर आ रहा है बिना किसी बात का। तो परावर्तन अपवर्तन से तो कोई बात, परावर्तन की तो बात ही मत करिए यहाँ पे, अपवर्तन परावर्तन, ठीक है। बाकी ये सब गलत ऑप्शन है, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बताओ दोस्तों। करा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, प्रकाश का रंग किससे निश्चित करते हैं? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा? प्रकाश का रंग, वैसे तो प्रकाश का रंग जो है, ताप का रंग जो है, वो किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य ना, तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। तो तरंगदैर्घ्य याद रखेगा, क्योंकि जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उतना ज्यादा दूर तक प्रकाश गमन कर सकता है, ठीक है। करा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बहुत आसान नाम है, कोपरनिकस ने तो यह बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। न्यूटन ने गतिविषय के तीनों नियम दिए थे। रोमन ने सबसे पहले प्रकाश का वेग बताया था। गैलीलियो ने सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में बताया। हो गया, रोमर इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? रोमर इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला बता रहा है दोस्तों कि दो समांतर दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अगर दो समांतर ऐसे दर्पण रख लिए तो इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें, इसमें इसमें, ये बनता रहेगा, तो अनंत प्रतिबिंब है। आप गिनती नहीं कर सकते, आप गिनती नहीं कर सकते कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर आमने सामने बन गए हैं तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को, ठीक है, अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी? ये बड़ा आसान क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, मेथड आपको पता होगा। व्यक्ति जितना बड़ा है, मान लीजिए 5 फुट का आदमी है तो कम से कम 2.5 फीट का शीशा चाहिए, 6 फुट का आदमी है तो 3 फुट का शीशा चाहिए। यहां पे कह रहा है कि 1.5 मीटर का व्यक्ति है। यदि व्यक्ति 1.5 मीटर का है तो इसका आधा कर लीजिए, यानी कितना? 0.75 मीटर। कितना? 0.75 मीटर ये दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति अपने पूरे शरीर को देख पाएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश के एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। फिर से, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता है। यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हैं, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अपसारी हैं, यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हुई हो, ठीक है। चलो बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण के द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब ले सकता है, तो याद रखें दोस्तों, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये वही वाली हाल हो गया कि हमने 5 गिलास पानी पिया, बताओ कितना कैलोरी मिला? पता चला 0 कैलोरी मिला। क्यों? पानी में कैलोरी नहीं होता पानी में कैलोरी नहीं होता। वही वाले हाल हो गए। कह रहा समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और दर्पण से उतना ही पीछे और पार्श्व परावर्तित सीधा और आभासी होता है। क्योंकि इसको पर्दे पे लिया नहीं जा सकता, इसलिए चर्चा करना ही बेकार है इसकी, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु में प्रयोग में लाने में किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का? देखिए लेंस एक ही दिया है, अवतल लेंस, बाकी दर्पण दे रहा है, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण ये वही वाला यार जो बड़ा करके दिखा देता है, दाढ़ी वाड़ी बनाते समय देखते हो, या फिर फैशन करते समय, या फिर जो चिकित्सक लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर वगैरह, सोलर कुकर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो सब याद रखेगा, ठीक है। मायोपिया में होता है, चलिए बताइए मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, सोच समझ के बताइए। मायोपिया में क्या होता है? लिख रहा है निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। याद रखिए कौन सा दृष्टि दोष होता है? मायोपिया में हमेशा निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसीलिए यहां पर क्या करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दो, मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो याद रखेगा। कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाली आंख में रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, प्रकाश किरणें गर्त यानी फोबिया में अपसारित होती हैं, कार्निया खराब होती है, रेटिना के पीछे प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष का मतलब ही है कि रेटिना से दूर बनता है। मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में कि रेटिना से दूर यानी उसी को बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो सीधे सीधे यहां पर ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चौथा नंबर वाला सही है, तो ज्यादा परेशान मत होइए, पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई गई है। जो लोग फिजिक्स का डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के डिटेल वीडियो देख लें ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए। यहां पर कह रहा है कि रेटिना के पीछे प्रकाश की किरणें अभिसारित होती हैं। एक बार समझ भी लीजिए, कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाली आंख में नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे अभिसारित होती हैं। तो बस यहां पर याद रखेगा इन चीजों को। चलिए, कह रहा है कि दूर की वस्तुएं, ध्यान दीजिए, कह रहा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बहुत दूर का कोई वस्तु देखना है, ठीक है, तो आप दूरबीन ले लो, लेकिन दूरबीन का तो ऑप्शन नहीं है। पेरिस्कोप मत करिएगा, पेरिस्कोप यहां पे मत करिएगा इसलिए क्योंकि पेरिस्कोप का इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा। माइक्रोस्कोप में तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए होता है, सेक्सटेंट नहीं होगा। हाँ, दूरबीन देखिए यहां पर दिया है बाइनोकुलर दूरबीन, तो दूरबीन का इस्तेमाल कर लीजिए। दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। आगे देखिए, अगला दे रहा है दोस्तों, किसी काल्पनिक पिंड ने के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। एकदम गदगद करने वाला प्रश्न दिया है, मजेदार। मुझे पता है चैप्टर में आप बहुत कमजोर हैं तो जाके पढ़ लीजिए। पूरा फिजिक्स 1 रुपया देना नहीं है, सिर्फ स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आना है। पूरी साइंस पढ़ाया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। जिसको पढ़ना पढ़ सकता है या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें फ्री वीडियोस क्लास में आ जाएगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज स्टडी दिया होगा, सब्जेक्ट वाइज जो भी विषय पढ़ना हो जाके पढ़िए वहां पर, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आता। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये जो अधिकतम विस्थापन होता है ना, इसी को क्या नाम देते हैं, आयाम नाम देते हैं, ठीक है। अधिकतम विस्थापन कितना गया दूर, इसी को विस्थापन को आयाम नाम दे। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसी को आयाम कहते हैं। और एक कंपन को पूरा करने में लगा हुआ समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। और एक आवर्त में चली गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। और 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहा जाता है। पूरा चैप्टर का निचोड़ है ये लाइन, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, याद रखिए, जितना मैक्सिमम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा जितनी दूरी चली जाती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और एक मतलब सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। ये पूरा निचोड़ है इस चैप्टर का, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है। दोस्तों, कोई तरंग अगर दर्पण में से परावर्तित होती है तो वह परिवर्तन कहां पर आएगा, याद रखिए, वो परिवर्तन आता है उसके आयाम में। अभी पीछे बताया हूं, आयाम में, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग का आयाम बदल जाता है तो तरंग की आवृत्ति और बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति हो गया और तरंग दैर्ध्य हो गया, वेग हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ होता है तो आयाम में परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। हाँ, ये बताइए, एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। पहली बात तो देखिए, अगर दर्पण की बात कर दिया तो यहां पर वास्तविक की बात करिए मत, यहां पे काल्पनिक करिए तो वास्तविक कट जाएगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उन्नतोदर दर्पण मतलब उत्तल दर्पण के सामने रखी गई सीधी वस्तु का प्रतिबिंब, ये काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। गाड़ियों में इसी तरह के उत्तल दर्पण होते हैं जो क्या करते हैं, पीछे पीछे बड़ी बड़ी ट्रक को क्या करते हैं, छोटे में दिखाते हैं। इसी की जगह अगर अवतल दर्पण होता तो छोटी चीज को बड़े में दिखाता। जैसे नाक कान गला का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। क्यों, उसको दांत बड़ा चाहिए ताकि वो देख सके कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वहां अवतल दर्पण होता है और यहां उत्तल दर्पण की बात हो रही है। चलिए, करेक्ट किस, ध्यान दीजिए,
किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आप पानी में कोई छड़ डाल दो, आप पानी में एक पेन पेंसिल डाल दो, सब कुछ आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किस वजह से? तो याद रखिए किसकी वजह से? अपवर्तन या परावर्तन। जल्दी से बताइए, ये न्यूटन का गति विषयक का नियम नहीं होगा, गलत लिखा है। यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन की वजह से। परावर्तन मत करेगा। परावर्तन माने सिंपल होता है प्रकाश का जाना, टकरा कर लौट आना, यही परावर्तन है। यह अपवर्तन के कारण छड़ी मुड़ी हुई दिखती है, या फिर पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, या पानी में सिक्का डाल देंगे तो सिक्का उठा हुआ दिखता है, या अगर आप बात कर ले क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल में, साफ स्विमिंग पूल है तो वहां जो है गहराई कम दिखती है। ये सभी इसी वजह से एहसास होता है, अपवर्तन की वजह से। सब अपवर्तन वाला मामला है, सब आपको एक एक करके पढ़ाया हूं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती, वही वाली, चाहे तालाब की बात कर लो चाहे स्विमिंग पूल की बात कर लो, बात तो एक ही है ना, वो भी अपवर्तन हो जाएगा। यहां पर अपवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो याद रखिए, जब कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो कह रहा कि अविचलित रहती है, विचलित ही नहीं होता, अविचलित लिखा रहेगा यहां पर, अविचलित। ठीक है, कह रहा अविचलित रहती है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है या नॉर्मल से दूर मुड़ती है। तो अगर सघन से विरल जा रही है तो ये नॉर्मल से क्या होगी? याद रखिए दूर मुड़ती हुई दिखेगी, नॉर्मल से दूर। ठीक है, अगर सघन से विरल जा रही है तो, और ऐसा अपवर्तन के टाइम में होता है। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ध्रुवण के सिद्धांत पर, या फिर व्यतिकरण के सिद्धांत पर। प्रकाशीय गेज किस पर काम करता है दोस्तों? तो याद रखेगा ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके लिए अपवर्तन मत चूज करेगा, अपवर्तन बस खाली वही सिक्का और कलम पेंसिल यही सब होगा। यहां पर याद रखिए परावर्तन, प्रकाशीय गेज ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से लौटने की घटना को परावर्तन कहा जाता है और प्रकाशीय गेज उसी से संबंधित है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, सही है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में तो चल नहीं सकती, तो निर्वात में भी चलता है, वह निर्वात से नहीं गुजर सकता। आपसे पूछा कौन सा गलत है, और यह गलत लिखा है, क्योंकि प्रकाश जो है वो हर जगह से गुजरता है, निर्वात से भी गुजरता है। अगर निर्वात से नहीं गुजरता तो हमारे पृथ्वी तक कैसे पहुंचता? सिंपल सी बात है। यानी तीसरा वाला कथन क्या दिया है? यहां पर गलत दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आज की ये सीरीज क्या हो जाती है? होती है समाप्त। आज मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चला हूं आप सभी को, तो नाराज विराज मत होइएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिए। देखिए स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा धीरे चलूंगा तो नुकसान आपका हो जाएगा, और नुकसान ना हो इसीलिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रात को 11 बजे वाली सीरीज अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए आज यही सीरीज समाप्त होती है, थोड़ी देर बाद जो है फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।